वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंजाब का एक सियासी और आइनी बहरान चल रहा है। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लिया नहीं। गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया उनको हटाने का। इसी हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी वो आज कोर्ट में सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट में आज इस सिलसिले में जब गुफ्तगू हुई तो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया एक और दिन के लिए, और कल दोबारा इस सारे मामले पर प्रोसीडिंग्स होंगी। परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं आज भी वो दलाइल देते रहे, कल भी अब वो अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर के जो वकील हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कोर्ट में कि परवेज़ इलाही को 17 रोज़ का दिन दिया, 17 दिन दिए गए थे, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत जो है वो वोट के लिए मुनासिब वक्त दे सकती है। और उन्होंने ये बात जब की तो उन्होंने साथ में मंजूर वट्टू केस का भी हवाला दिया और कहा कि वो जो जजमेंट थी उसके आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि वज़ीर आला को बहाली के लिए जो एतमाद का वोट लेना है उसके लिए 10 दिन दिए गए हैं। परवेज़ इलाही के वकील ने ये भी नुक्ता उठाया कि जो गवर्नर हैं उनको एतमाद का वोट लेने के लिए अहकामात देने का इख्तियार है, मगर जो इजलास की तारीख़ है वो स्पीकर को तय करनी है। ये आर्ग्यूमेंट दी गई ये कन्वे करने के लिए कि ये स्पीकर का फ़ैसला है कि वो सेशन बुलाएं या कब तारीख़ दें, चीफ मिनिस्टर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अदालती कार्रवाई तो एक दिन के लिए मौखर हो गई, कल दोबारा ये केस सुना जाएगा। अब देखना ये है कि क्या फ़ैसला आता है। मगर अदालती कार्रवाई के अलावा जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने ये बयान दिया है कि हुकूमत के पास जो 186 अराकीन हैं जो चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो नंबर नहीं है। अपोजिशन के पास इससे भी कम है, वो 179 अराकीन हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से लग ये रहा है कि एक नया इलेक्शन ही होगा। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब तो नया इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर के लिए। वहाँ वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अपोजिशन जो है वो अक्सरियत अपनी दिखाने में कामयाब हो जाएगी, अगला चीफ मिनिस्टर वो चूज़ करेंगे। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने फिर ये जुमला भी वहाँ कहा कि अब वो पंजाब हासिल करके ही इस्लामाबाद वापस जाएंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब, और हमारे साथ मौजूद है असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब ऑब्वियसली लग ये रहा है कि ये मामला कुछ दिन चलेगा, क्योंकि अभी तो परवेज़ इलाही साहब के भी वकील ने गुफ्तगू मुकम्मल करनी है, फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने स्पीकर के ऊपर की तरफ भी इशारा किया है, स्पीकर के वकील भी हो सकता है आके कोई गुफ्तगू करें। और डू यू थिंक कि ये कल तक मामला तय हो जाएगा? मुश्किल लगता है कि कल तक हो ये तय। एक तो वजह यह है कि ये सबको सूट करता है कि ये अगर ड्रैग ऑन हो जाए तो सबको सूट करता है, इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब को सूट करता है, वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। पीटीआई को जो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को शायद सूट ना करता हो, लेकिन जो पीटीआई के जनरल मेंबर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला तय हो जाएगा तो फिर असम्बली शायद डिज़ोल्व हो जाएगी, उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, तो शायद वो भी बहुत खुश नहीं होंगे। और पीएमएलएन भी नहीं चाहती कि असम्बली डिज़ोल्व हो। तो उनका देखिए, हुकूमत आइडियल तो यह है कि उनकी हुकूमत बन जाए, लेकिन अगर वो ना बन सके तो कम से कम वो ये चाहते हैं कि ये असम्बली ड्रैग ऑन करती रहे, ये डिज़ोल्व ना हो, क्योंकि उनको वो उसकी वजह से फिर जो प्रेशर पड़ेगा कि आपको जनरल इलेक्शन कॉल करने पड़ जाएं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं अगले 2-3 महीने और, जब तक कि अप्रैल आ जाए, ताकि उसके बाद फिर वो इलेक्शन बाय इलेक्शन कराने का झंझट ही ना रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई बहुत जल्दी किसी को भी नहीं होगी, अगरचे ज़ाहिर तो वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल अगर कुछ दिन और तो ड्रैग करेगी ये, 4-5 दिन हो सकता है खींच ले, और जुमे तक शायद खींच ले, हो सकता है अगले वीक भी चला जाए। सही सही।
जी असद साहब, बट ऑब्वियसली जितना भी मर्जी खींच लें, अदालत के आज के रिमार्क्स के से ये लगता है कि वोट तो अब वजीर आला को लेना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जैसे वो दावा कर रहे थे बार बार परवेज इलाही साहब भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कि जी ये गवर्नर के पास तो ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है, और जैसे आज उनके वकील ने भी आर्ग्यू करने की कोशिश की कि कोई वजह होनी चाहिए फॉर द गवर्नर टू कॉल फॉर अ वोट। ये आर्ग्यूमेंट शायद अदालत ना माने, एटलीस्ट आज के जो रिमार्क सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा, आप दुरुस्त कह रही हैं। अब तो शायद हम उस मरहले से गुजर चुके हैं, लेकिन ये बात मेरे हिसाब से ज़्यादा काबिल तवज्जो थी, क्योंकि आर्टिकल 130(7) में बाकायदा लिखा हुआ है कि गवर्नर अपने इख्तियारात नहीं एक्सरसाइज करेगा जब तक उसको ये तसल्ली नहीं है कि वज़ीर आला साहब अपनी जो एतमाद है, अक्सरियत की जो एतमाद है, वो खो बैठे हैं कि नहीं खो बैठे। तो जो गवर्नर साहब ने फ़िलहाल वजूहात सामने रखे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ये है कि जी आपके किसी रुकन के साथ झड़प हो गई थी, फिर तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ कोई ना कोई कशीदगी हो गई थी। ये उतने शायद ठोस वजूहात नहीं थे, लेकिन चलें, अगर आपने इन वजूहात को भी बुनियाद बनाते हुए कहना है कि आप अब अक्सरियत जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको लेनी चाहिए, तो फिर जो दूसरा जाविया है वो है डिसोल्यूशन का। आइन का जो हमारा निज़ाम है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जब वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो फिर फिर आप तहलील नहीं कर सकते, वो क्लियर है। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू हो, तो जो डिफरेंस है वो है बिटवीन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला साहब असम्बली की तहलील नहीं कर सकते। और ये आपको तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के बीच जो एक तरह से एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ हो गई है कि आइनी रुकावट के ना भी होते हुए वो इस असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर रहे। लेकिन फिर अदालत आलिया ने जो अंडरटेकिंग मांगी, उस पर जो एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क है वो ये है, चाहे वो मंजूर भट्टू साहब का केस हो, चाहे वो ये वाला केस हो, तहलील करने का ये अंडरटेकिंग लेना कि जी आप तहलील असम्बली को नहीं करेंगे, उसका तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो सिर्फ आप ले सकते हैं अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ मामला जा रहे हों। लेकिन चलें, यही डायरेक्शन अदालत आलिया ने सोचा कि अपनाना चाहिए, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए वज़ीर आला साहब को अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा। बिल्कुल सही। जी अहमद साहब, आपने सुनी असद साहब की गुफ्तगू, और अगर आप जो अब बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि जी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ नंबर्स पूरे नहीं कर पाई तो फिर नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगा, और वहाँ तो PMLN के पास भी नंबर्स नहीं हैं। जो ये जैसे राना सनाउल्लाह की भी हमने आपको गुफ्तगू का जिक्र किया, तो क्या आप देख रहे हैं आपके जब ये जाएगा टूवर्ड्स अ न्यू इलेक्शन फॉर चीफ मिनिस्टर, तो कितना आसान या मुश्किल होगा किसी भी साइड के लिए जीतना? एक तरफ तो नंबर्स नहीं है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुश्किल ये है कि नंबर्स इकट्ठे नहीं हो रहे। जी ये दुरुस्त है। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज की जो गेम प्लान है उसमें वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि ये 186 पूरे कर नहीं पाएंगे, उसके नतीजे में दोबारा इलेक्शन होगा। इलेक्शन के पहले मरहले में किसी भी उम्मीदवार को 186 के तादाद हासिल नहीं होगी, और फिर वो रन ऑफ इलेक्शन। और सर जो माफ करिएगा, जस्ट फॉर मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, कि जब पहली दफ़े इलेक्शन होता है तो ज़रूरी है कि जो भी सक्सेसफुल या कामयाब उम्मीदवार हो वो 186 ले, मगर अगर कोई भी साइड नहीं ले पाती 186 तो फिर रन ऑफ के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनसे मेजॉरिटी चाहिए होती है। जी यही बात मैं कहने वाला था कि उस पर वो डिपेंड कर रहे हैं कि जब वो दूसरा मरहला आएगा तो उसमें शायद वो मेजॉरिटी हासिल कर लें। लेकिन वो भी मुझे यकीनी नज़र तो नहीं आती कि वो सिंपल मेजॉरिटी भी कैसे उनको यकीन है कि वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी जो PTI के मेंबर हैं, PMLQ के मेंबर हैं, उनको भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करना लाजमी होगा, वरना वो अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठेंगे। तो फिर कैसे कहाँ से आ जाएगी मेजॉरिटी PMLN की? तो मुझे तो नहीं लगता कि उस पर भी उनकी मेजॉरिटी आ पाएगी।
ये एक मामला बस ऐसे ही होगा कि उसके नतीजे में वो भी जीत सकते हैं और परवेज इलाही साहब या कोई और भी उम्मीदवार जो उस वक्त होगा वो भी जीत सकता है। तो ये पीएमएलएन के बारे में कोई यकीनी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरे मरहले में लाजमी वो जीत जाएंगे, उनके पास नंबर है, ऐसी कोई शहादत तो नहीं मिलती। सर अब ये मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगी। अहमद साहब आप पहले आप जवाब दे दीजिएगा। सर यही वाली जो अगर रन ऑफ वाली पोजीशन आती है, बहुत इफ्स एंड बट्स है, क्या ये है कि पीएमएलएन या पीडीएम की हिकमत अमली ये है कि जब वो रन ऑफ इलेक्शन होगा तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीएमएलक्यू के मेंबर्स उस दिन आए ही ना असेंबली और इसलिए इनके पास नंबर ज्यादा हो? जी यही ख्याल किया जा रहा है कि कुछ लोग नाराज हैं। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में भी तो उनका कॉन्फिडेंस की बुनियाद यही है कि उसमें उस दिन कुछ लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए आएंगे नहीं। जब वो आएंगे नहीं तो फिर वो उनके लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो डिफेक्ट कर गए हैं, क्योंकि वो एब्सटेन तो नहीं कर रहे, वो तो गैर हाजिर हैं। और वो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि गैर हाजिर जो है उसको आप कैसे साबित करेंगे कि उसने एब्सटेन किया है। तो यही कैफियत उस दिन होगी जब इलेक्शन हो गए, तो उस दिन कौन किसकी पार्टी के कितने लोगों को गैर हाजिर करने में कामयाब हो जाता है, असल मुकाबला इस बात का होगा। और उसमें पीएमएलएन का ख्याल ये है कि हम पीटीआई के कुछ लोगों को गैर हाजिर करने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमारे गैर हाजिर होने वाले उम्मीदवार जो मेंबर होंगे उनसे ज़्यादा होंगे। तो इस तरह की उम्मीदें हैं जिसकी बुनियाद पे वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह जो इलेक्ट होगा चीफ मिनिस्टर, हाँ वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, जो कुछ लोगों की गैर हाजिरी की बुनियाद पे इलेक्ट हुआ हो, उसकी क्या स्टेबिलिटी होगी और उसके नतीजे में क्या मसला किस हद तक हल होगा। बिल्कुल ठीक सर, उस पर अभी हम बात करेंगे। जी असद साहब, क्या आपका ख्याल है कि जो लोग अगर इस तरह गैर हाजिर हुए और एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है डिफेक्शन वाली वो नहीं जो है अप्लाई होगी? नहीं जी, इस सूरत हाल में तो नहीं लागू होगी। अदालत उज़्मा का फ़ैसला तो क्लियर है कि आप पार्लिमानी पार्टी की बात मानते हुए अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। अगर आप उससे हट के ये कहें कि जी आप अपनी ज़मीर की आवाज़ को लबैक कहना चाहते हैं और किसी और को वोट देना चाहते हैं तो उस वोट को गिना नहीं जाएगा। इन दो बुनियादी बातों से आगे बढ़कर से आगे कोई बात नहीं करता वो फ़ैसला। तो अगर आप कामयाब हो गए किसी को गैर हाजिर करने में तो वो आपकी एक तरह से कामयाबी तस्वर की जाएगी, क्योंकि आप किसी और को तो वोट दे नहीं रहे, आप सिर्फ लोगों को एक मुस्बत काम करने से रोक रहे हैं जिस पे अदालत उज़्मा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन अफसोस से कहना होता है कि इस तरह कानूनी कार्रवाइयाँ और पार्लिमानी चालाकियों के ज़रिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियत है उसको चलाना नहीं चाहिए। याद रहे कि आपने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी सिर्फ इसलिए इसका कहा क्योंकि आपको ये खौफ था कि वज़ीर आला साहब शायद पार्लियामान की तहलील कर देंगे, जो कि उनका हक है, आइन के तहत भी उनका हक है, वो तहलील कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं। उसको स्टेव ऑफ करने के लिए आपने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर ली और वही जो हमें अदम इस्तेहकाम पिछले 6 माह से देखने को मिल रहा है उसी अदम इस्तेहकाम में अब इजाफा हो रहा है। और जैसे अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुत्तहद उम्मीदवार को हटा भी दें तो कोई गारंटी नहीं है कि नवाज लीग के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो जाएंगे 186 नशिस्तों के ज़रिए। तो शायद अब बैठ के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मार्च के बाद से जो इतनी हमें इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, माशी बहरान भी है, इंतहा पसंदी की भी अब बहाली देखने को मिल रही है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों का ही किरदार अदा करें और वही फैसला करें जो कि पार्लियामान के फ़ायदे में हो और पंजाब सूबे के वोटर्स की अक्सरियत के फ़ायदे में हो। जी बिलाल साहब, यही बात जो असद साहब ने कही, जैसे आपने भी जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर बन भी गए पीडीएम के तो वो उनकी कितनी एक अथॉरिटी होगी, लेजिटिमेसी होगी। और सर उसके अलावा अगर मतलब कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी आसानी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव किया जा सकता है,
तो पीडीएम जिसके नंबर्स वैसे ही कम है, अगर वो भी अपना चीफ मिनिस्टर ले आते हैं तो उसके खिलाफ भी कोई मूव करना आसान होगा। वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि ये चौथी तो होगी हुकूमत साल के अंदर अंदर, पहले बुज़दार साहब की आई, फिर हमजा शहबाज शरीफ की आई, फिर परवेज़ इलाही साहब की, अब चौथे चीफ मिनिस्टर ले आए पीएमएलएन वाले, तो वो भी पांचवें की भी फिर हम तैयारी कर रहे होंगे सर? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद एग्जैक्टली यही होगा कि जब अगर पीडीएम का वजीर आला आ भी जाएगा तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नर इनका नहीं है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा इन्हें। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मामला ये है कि 186 इनको प्रोड्यूस करने हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। तो एडवांटेज पीडीएम को ये होगा कि वो गवर्नर साहब जो है वो उनके मौजूद है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तो गवर्नर ही कह सकता है। तो इस लिहाज से पीएमएलएन वाले थोड़े से उनकी एडवांटेजेस पोजीशन है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको नहीं कहा जा सकता गवर्नर की तरफ से, तो सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और उसके लिए 186 उनके पास नहीं है। बिल्कुल सही। बट असद साहब, इससे पहले भी एक मरहला है और वो मरहला ये है कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स आते नहीं हैं, जो नंबर्स हैं वो पीडीएम को सूट करते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से या मेजॉरिटी से अपना चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो एमपीएस हैं जो नहीं उस दिन आए, वो उन केस अगर कोर्ट में ले जाए तो कैन दैट आल्सो ऐड टू द कंफ्यूजन एंड द डिले इन द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट? जी, कंफ्यूजन में इजाफा तो हो सकता है, लेकिन आखिरकार जो आपके जो पार्लिमानी जो रुकन हैं उनकी ये सवाबदीद है कि वो आएँ ना आएँ, वोट डालें ना डालें। और तहरीक इंसाफ की ये पुरानी कमज़ोरी है कि वो पार्लिमान में अपने अरकान को, चाहे ये उनके विप्स की कोताही है, लेकिन ये उनको यकजहत आम तौर पे नहीं रख पाते। और जो आपने देखा तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब हुई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो गैर जमहूरी क़ुव्वतें भी अपनी तरफ, लेकिन जब वही गैर जमहूरी क़ुव्वतें मुतहरक हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ 1989 में, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फिर भी नंबर्स बरकरार थे। तो इमरान खान साहब की सियासी जमात को अपने अरकान का शायद ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और देख लेना चाहिए कि पार्टी डिसिप्लिन किस तरफ जा रही है। लेकिन एक बार फिर वही फिर सवाल उठता है, जिस तरह आपने खुद बिल्कुल ठीक जिक्र किया आरफा साहिबा, कि उसी साल में अगर चौथी डिस्पेंसेशन या पाँचवीं डिस्पेंसेशन की तरफ हम जा रहे हैं पंजाब सूबे में, तो क्लियरली पंजाब सूबे की ही सियासत में कोई ना कोई बुनियादी कमज़ोरी है या कोई बुनियादी इशू है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अब मुद्दत को भी कुछ ना कुछ कोई तरजीह दी जाए और वोट को भी कुछ ना कुछ तरजीह दी जाए, और आप अपने टेन्योर्स कंप्लीट करें, इंतखाबात की तरफ जाएं और ट्रांजिशंस आपके साफ और शफाफ हों। हम अब इस सियासी दलदल से अब आगे निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का वक्त निकाला। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान में जो सैलाब आए उसके लिए एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस आई सपोज उसको कहा जा सकता है, वो मुनक्किद की गई जिनीवा में, और वहाँ यकीन दहानी करवाई गई पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक ने, डोनर एजेंसीज़ ने, कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे इस सारे मामले पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सैलाबी तबाही और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से या इससे निमटने के लिए जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं वो 9.7 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो की गई है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस पर सवाल इस तरह भी उठाया जा रहा है। अव्वल ये कि इसमें से कितने ग्रांट्स हैं, कितने जो हैं ये अभी भी लोन्स, यानी कि हमें उधार दिया जाएगा पैसा, और ये कि इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से होगा। जो कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा, पाकिस्तान को प्लानिंग करनी पड़ेगी, मंसूबे बनाने पड़ेंगे, मंसूबे जो हैं वो अगर अप्रूव होंगे तो फिर ये पैसे पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आजम साहब। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और मौसमियाती तब्दीली पर ये काफ़ी
गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली फर्स्ट योर इनिशियल कमेंट्स ऑन द कॉन्फ्रेंस, जो प्लेजेस हुए, जो गुफ्तगू वहाँ हुई, आप कैसे देख रहे हैं सर सारे मामले को? देखिए, मेरे ख्याल में अच्छी एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस हुई, ये खुद बड़ी अहम बात है। खुसूसन मेरे ख्याल में हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, गुटेरेस साहब, उनका। आई थिंक ये बेसिकली इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुहर्रक था कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो ही ट्रूली आई थिंक इज़ अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, ही इज़ रियली अ फ्रेंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जब से ये बारिशें और सैलाब आया है तो हमने देखा है कि अगर कहीं से एन एनिमी ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, तो बट उनकी जो है बड़ी एक फोकस्ड अप्रोच रही है, और उस अप्रोच को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो अप्रोच ये है कि क्लाइमेट जो है अब एक हकीकत है। ये अगर इस साल फ्लड आया है तो हमें ये भी तकरीबन अनफॉर्चुनेटली यकीन हो गया है कि कोई ना कोई क्लाइमेटिक इवेंट्स पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है, होते रहेंगे। एंड दैट इज वाई इसका जो फोकस था वो था बिल्ड बैक बेटर, कि क्या हम पाकिस्तान की मदद कर सकती है वो अमल करने में कि जो पाकिस्तान को फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के लिए भी ज्यादा रेजिलिएंट करे। तो उस लिहाज से आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी बात। कॉन्फ्रेंस में जो गोल था 8 बिलियन का, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, अच्छी बात। ऐसा नहीं है कि इस एक वजह से कोई दुनिया जो है उसका इंप्रेशन पाकिस्तान का बड़ा चेंज हो गया है और वो बड़ी पाकिस्तान पे आई थिंक हमें इसको ओवरप्ले भी नहीं करना चाहिए। ओवरप्ले से मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी। इट इज अ साइन के पाकिस्तान की मदद करनी है और दुनिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी है। उस लिहाज से कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो जो आप गोल करते हैं वो आपको पता होता है कि आप उसे मीट करेंगे, वरना आप वो गोल को अनाउंस नहीं करते। उससे ज्यादा हुआ, जैसे आपने कहा, कुछ सवाल हैं। एक सवाल ये है कि इसमें लोन कितना है और इसमें ग्रांट कितनी है। आई थिंक लोन से हमें बहुत खाइफ रहना चाहिए, और लोन सिर्फ वहां इस्तेमाल होना चाहिए जिसकी रिटर्न भी हमें नजर आए, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। दूसरा ये भी है कि इसमें नई डॉक्टर मनी साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल उठाया गया, ऑब्वियसली वजीर आजम साहब भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो इसहाक डार साहब ने गालबन कहा कि कुछ 80% के करीब शायद लोन्स ही हैं, बाकी ग्रांट्स हैं। जी, मुझे ये नहीं पता था। आई एम रादर सॉरी टू हियर दैट। मैंने जब लिस्ट देखी थी तो जो उसमें जो बड़े सबसे डोनर थे, खुसूसन सबसे बड़ा जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक था, फिर वर्ल्ड बैंक था, तो उससे मुझे ख्याल ये हुआ कि ये कंसेशनल लोन होंगे। और लोन अगर है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, लोन जो होता है वो पैसा मुफ्त का नहीं होता। लोन हमें कर्जा कहना चाहिए। कर्जे का मतलब ये है कि मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उतारना। कर्जा लेना अच्छी बात भी हो सकती है अगर आप उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिसको इस्तेमाल करने की वजह से आपका डेवलपमेंटल या आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भी जाहिर हो, और ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो आई थिंक ये केयरफुल है। एक और चीज जो केयरफुल होने वाली बात है, जब नंबर्स हमें सामने आते हैं कि इसमें से न्यू डॉलर्स कितने हैं और रिसाइकल डॉलर्स कितने हैं, और वो होता है कुछ इसमें से ऐसी प्लेजेस हैं या होंगी, हो सकती हैं, जो पहले भी दी जा चुकी हैं। तो हम अगर उनको पिछले से काउंट करेंगे तो हम डबल काउंट करते रहेंगे। लेकिन वो मसला जो है वो तो डॉलर फ्लो का है। असली मसला ये जो है, ये भी बस सर आप सही कह रहे हैं, माफ करिएगा फिर आपकी बात काट रही हूँ, बट जस्ट टू ऐड हियर, बिकॉज आपने कहा कि कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी की तरफ से प्लेजेस आए हैं, ये ऑब्वियसली उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिए थे, गालबन जब बारिशें हुई थी और लोगों को एहसास हुआ था कि कितना नुकसान है या होगा। तो ये शायद गालबन बहुत सा तो ये प्लेजेस जो थे ये तभी अनाउंस हो गए थे। जो बायलैटरल अनाउंसमेंट्स हैं वो गालबन कुछ उनमें से नहीं है। उसमें से कुछ नहीं होंगे। दूसरा ये है कि आई थिंक इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत है आरफा, वो डिप्लोमेटिक है कि एक पूरे दिन अगर दुनिया की, खुसूसन यूनाइटेड नेशंस की, ज़्यादातर जो आपके वज़ीर आज़म थे वो तो जूम पे थे, वर्चुअल थे, लेकिन दुनिया का फोकस पाकिस्तान पे रहा। ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो एजेंसीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, उन्होंने पूरे दिन बैठ के पाकिस्तान के बारे में सुना, पाकिस्तान की हुकूमत से सुना, पाकिस्तान के जो जो इम्पोर्टेंट ओहदेदार हैं उनसे सुना। दैट इज वाई दीज कॉन्फ्रेंसेज आर इम्पोर्टेंट। असली इनका पे ऑफ ये होता है कि अगर इफ वी हैव डन इट राइट
तो वो सारे जब वापस घर जाएंगे, अपने अपने इदारे में जाएंगे, तो पाकिस्तान उनके जहन में होगा। अगली बार जब GEF बिल्कुल ग्लोबल सही। एनवायरमेंटल फैसिलिटी अपने फैसले करेगी, तो वो कहेगी हाँ यार, वो जो हमने पाकिस्तान वाली बात सुनी थी ना कि इंडस के बारे में कुछ करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये दीज आर डिप्लोमेटिक, आई थिंक बिल्कुल डिप्लोमेटिक सही। विन जरूर है, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे पहली मेरे ख्याल में सिर्फ गुजारिश ये होगी कि अच्छा इसको अगर हम डॉक्टर साहब, यहाँ इफ आई कैन क्विकली पुट इन अ क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज ये जो आपने कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, इस पे बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं, या आप इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब ये प्रोजेक्ट बेस्ड लोन्स आते हैं तो अब यहाँ हमारी भी कैपेसिटी पे सवाल उठाए जाते हैं कि हमें मंसूबे ऐसे बनाने पड़ेंगे और उनको कन्विंसिंगली पेश करना पड़ेगा ताकि ये जो पैसे हैं वो आए, उनको लगे कि हमने प्लानिंग सही की है, मंसूबे सही बनाए हैं, और वो हमें पैसे दें उन मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। देखिए, मुझे आई हैव नो डाउट कि हमारे पास कैपेसिटी है, मंसूबा बनाना तो हमें बड़ा अच्छा आता है, हम तो ऐसे ऐसे मंसूबे बनाते हैं कि अगला सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मंसूबा बंदी जो है वो इन अ वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग महबूबुल हक के जमाने में पाकिस्तान ने तकरीबन इजाद की। वी हैव द कैपेसिटी। मंसूबों में एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा पॉलिटिकल विंडो इतना छोटा हो गया कि आप मंसूबा जो है वो सिर्फ अगली इलेक्शन तक का बनाते हैं, बल्कि इलेक्शन का भी नहीं, वो 2 महीने 3 महीने का बनाते हैं। ऑलरेडी पीपल आर सेइंग कि जी इसका इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, इसका डॉलर पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपने सीरियसली प्लानिंग करनी है, कैपेसिटी का कोई मेरे ख्याल में इसमें इशू नहीं है, विल का इशू है। आपकी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट ये है कि चाहे वो डार साहब हो, चाहे वो शरी रहमान हो, चाहे वो पहले इमरान खान होते या वो जरदारी साहब होते, जो भी होते, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि अच्छा जी आपने बनाया तो कल क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट? आपसे होता है, मीडिया से होता है, मुझसे होता है, स्कॉलर से होता है, आम लोगों से होता है। ये जो इशू है खुसूसन क्लाइमेट का, इसमें आई थिंक कैपेसिटी जरूर है, लेकिन वेदर वी हैव द पॉलिटिकल स्पेस टू थिंक इन द राइट टाइम फ्रेम। एक इसमें मैं प्रैक्टिकल सी बात करता हूं, मेरे आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन अब एक जिस तरह ये बात हमें अनरेवल हुई है, एक तरफ से जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस फ्लड में, जिस बेचारे का घर बह गया, जिसकी मवेशी बह गए, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छा आप जी जिनीवा से आए हैं तो मुझे आप अब आके चेक देंगे, राइट? उससे एक और नया पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, डिमांडर्स पैदा होंगे, उसको यकीनन ऑपोजिशन भी उसको करेगी पुश, हुकूमत के अंदर लोग जो उन इलाकों के वो भी पुश करेंगे और सही करेंगे। लेकिन फिर टफ फैसले ये लेने होंगे कि यार अगर ये डॉलर आ भी रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं भी है, तो इसका बेस्ट पर्पस क्या है? मसलन, एंड अगेन आई नो ये मैं एक टफ बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल किस्म के पॉलिटिकल फैसले जो है, पैसा जब आ भी जाता है तो फिर आपको करने पड़ते हैं। मसलन आपको याद होगा वो तस्वीरें थी स्वाद की कि वो जो होटल था वो बह गया। अच्छा, वो तस्वीर व्हाट्सएप पे तो ठीक है, अब अगर वो जो होटल वाला है वो कल आके कहता है वजीर आजम साहब आप पैसे लेके आए हो ना, जरा मुझे दें, मैंने होटल बिल्कुल ठीक सर, राइट? एंड मेरा जवाब होना चाहिए बिल्कुल, पहले तो तुम जूते खाओ ना, तुमने पहले क्यों बनाया था? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो गैस की कीमतों में इजाफे का जिक्र हो रहा है। ओगरा की जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक 1 जुलाई 2022 से गैस की कीमतों में कहा जा रहा है 70% से ज़्यादा का इजाफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये एलामिया जो है, समरी जो है, ये हुकूमत को भिजवा दी गई है, फ़ाइनल फ़ैसला उनके पास है। मगर अगर 40 दिनों में हुकूमत ने फ़ैसले की मंजूरी ना दी तो भी ये जो फ़ैसला है इस पर ख़ुद ब खुद अमल हो जाएगा। ऑब्वियसली सबको मेरे ख़्याल में अंदाज़ा है कि ये क्यों इस तरह का फ़ैसला किया गया है, बिकॉज़ IMF की तरफ से ये मुसलसल दबाव है पाकिस्तान पे कि जो गैस और बिजली की कीमतें हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि जो सर्कुलर डेट का मसला है उसके ऊपर कुछ ना कुछ काबू पाया जाए। और ये इसको ऑब्वियसली हुकूमत ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एक इलेक्शंस का साल देख रही है, उसको मालूम है कि इलेक्शंस होने हैं, वो इस फैसले को रेजिस्ट कर रहे हैं। सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान, एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। जी अम्मार साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस एलामिये को? सुबह से बहुत इसका जिक्र हो रहा है, अभी IMF से भी क्योंकि मीटिंग हुई है तो लोग इससे उस मीटिंग के साथ जो IMF की शराइत हैं उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं।
देखिए जी, ये जो है, ये डिसीजन जो है, ये आज से कई साल पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए थी। ये डिसीजन ले लेना चाहिए था आज से कोई 5-8 साल पहले, या आई वुड से इवन के आज से 20 साल पहले एक डिसीजन ले लेना चाहिए था कि जो हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है वो हम किस रेट पे, किस कीमत पे बेच रहे हैं, क्या उस कीमत पे बेचने से हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है। तो अभी भी यही हिसाब है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरे और आपके घर में जहाँ पे पाइप्ड गैस आती है, हमें वो रेट मिलता है तकरीबन $1 से $1.25 पर MMBTU। MMBTU जो होता है मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, यानी एनर्जी होता है, कंटेंट होता है, यूनिट होता है गैस का, कि कितनी गैस मिल रही है। अगर आपसे कोई पूछे कितनी गैस मिल रही है तो आप MMBTU के हिसाब से बात करते हैं। हमारे घर में जो गैस आती है वो सही। तकरीबन $1 से $1.25 के दरमियान की उसकी कीमत होती है पर यूनिट। यही चीज जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमत है $15। जो कतर के हमारे लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं वो तकरीबन $14 से $15 की पड़ती है। अगर हम स्पॉट मार्केट में जाके यही चीज खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत पड़ती है $30। तो आपको जो चीज $15 की आप खरीद रहे हैं, या जिसकी मार्केट में आलमी मंडी में जो कीमत है वो $30 है, वो $1.25 की हमें मिल रही है। तो इसका जो नुकसान है इसके बीच का, वो तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान के इससे डेफिसिट बढ़ रहे हैं, उनके पास वैसे पैसे नहीं हैं, खर्चे कम नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों से और जो है डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है और खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक अमार साहब। तो फिर वही कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्योंकि ये की बहुत अहम शर्त है, तो आपके ख्याल में जो पिछले दिनों में गुफ्तगू हुई है, ऑब्वियसली मुज़ाकरात इसहाक डार साहब ने जनीवा में भी IMF के ऑफिशियल से किए हैं, तो क्या आप जो ये आज एलामिया आया है उसको लिंक करेंगे कि अब क्या हम ये समझें कि हुकूमत गालिबन तैयार हो गई है ये मुश्किल फैसला करने के लिए? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ओगरा ने काफ़ी अरसे से कोई प्राइस ऐसा नोटिफाई नहीं करी थी। कैबिनेट का डिसीजन होता है, हमेशा ये चीज़ डिफर हो जाती थी। आज जो है उन्होंने फाइनली कर दिया है, ताकि ये एक इंडिकेशन है कि जी वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। IMF का जो होता है 2 या 3 मेजर बातें होती हैं जो उनके प्रोग्राम की होती हैं। एक ये कि जो आपका करेंसी की वैल्यू है वो फ्री मार्केट फ्लोट की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एनर्जी पे जो आपकी एनर्जी के जो जितने भी वो सोर्सेज हैं, बिजली हो गई, गैस हो गया, इसकी प्राइस में कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। अगर सब्सिडी होनी भी चाहिए तो वो बहुत एक लो लेवल पे, या बहुत जो वल्नरेबल हाउस होल्ड है उनके लिए होनी चाहिए, हर किसी के लिए नहीं। मेरे लिए और आपके लिए सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। तो हमें मगर वो सब्सिडी मिल रही है, वो जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा हमारे साहब, तो फिर अब बताएं कि अब आगे क्या होगा? क्या हुकूमत इसको अप्रूव करेगी, या जैसा कहा जा रहा है कि अगर वो 40 दिन इस पे वो इसको इग्नोर कर देंगे और फिर ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? देखें, अगर इसको इग्नोर करते रहे 40 दिन तक तो एसेंशियली हम 40 दिन ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि करनी तो एक आपने चीज़ है, मगर डिसीजन ना नहीं ले पा रहे, तो मतलब ऐसा फ़ायदा क्या स्टेट होने का जो डिसीजन ही ना ले पाए। 40 दिन अगर वेट करेंगे तो IMF का जो प्रोग्राम है, जो हमें कंटिन्यूएशन करनी है, वो भी 40 दिन से और डिले हो जाएगा। जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम जल्दी क्लोज हो जाए और एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। 40 दिन बाद ये काम करेंगे तो हो सकता है अगले 40 दिन और लग जाएं, तो तकरीबन 80-90 दिन हम देख रहे हैं कि 3 महीने और लगेंगे IMF के प्रोग्राम को क्लोज होने में। या तो हम अगले 1 हफ्ते में ये काम कर लें, 3 महीने के बजाय हम ये चीज़ महीने में कर लें, मगर अगर कोई चाहता है कि 3 महीने में करें तो फिर वो 3 महीने में ही होगा। और जितना प्रोग्राम को, IMF को, इन सब चीज़ों को डिले करेंगे उतने ज़्यादा हमें नुकसान होगा उसका। अच्छा हमारे साहब, वेरी क्विकली क्या आप ये हमें समझा सकते हैं कि 70% का जो नंबर जिसका जिक्र हो रहा है न्यूज़ स्टोरीज में, ये किस हद तक सही है? कि अब एक तो मतलब जुलाई पिछले साल से हमें इसके ये बिल्स देने और 70% इजाफा होगा। जी बिल्कुल, देखें 70% जो है वो एक स्पेसिफिक स्लैब को कंपेयर कर रहे हैं। हर किसी के लिए 70% नहीं होगा। जो सबसे कम कंजम्पशन वाले हैं उनके लिए इतना इजाफा नहीं होगा, जो थोड़े ज़्यादा हैं उनके लिए होगा। तो ये एक नंबर 70% को देखना मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। डिफरेंट स्लैब के डिफरेंट रेट हैं इसमें। तो अगर आपका लेट्स से बिल एक नॉर्मल हाउस होल्ड का, छोटे घर का जो है बगैर अगर हीटर के, उसके बिल जो है अगर 300-400 रुपए आता है, तो वो बढ़ के शायद आपका 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। मगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे घरानों से तो आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत सारी ऐसी कीमतें जो कि हुकूमत अब ले नहीं रही थी, दूसरों को सब्सिडाइज कर रही थी। तो इससे जो है कीमत जरूर बढ़ेगी, मगर हाउस होल्ड बजट पे या ओवरऑल चीज पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।